हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी पर। और आज हम बेटा कवर अप करेंगे क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, यानी कि फर्स्ट। इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको लास्ट लेक्चर में दिया था। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अब तक नहीं देखा तो सबसे पहले उसको आप देखिए, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर क्या किया था, हम सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं और डायरेक्टली फिर इस पर आएंगे। तो लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें एक साइंटिस्ट आए थे अर्नस्ट मेयर, उनके बारे में थोड़ी सी हमने बात की थी। इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, इसमें एक्चुअली है क्या। और इस चैप्टर का पहला कंटेंट था व्हाट इज़ लिविंग। और व्हाट इज़ लिविंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कुछ डिफाइनिंग फीचर्स और कुछ नॉट डिफाइनिंग फीचर्स थे। उसके बेसिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। लिविंग के अंदर पूछा गया था कि कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो हम किस बेसिस पर कह सकते हैं कि वो चीज़ लिविंग है। तो हम लोगों ने देखा था अगर हम लिविंग बताते हैं किसी भी चीज़ को तो उसके बेसिस पर हमने देखी थी 5 चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ जो हमारा था, उसके बाद हमारा था रिप्रोडक्शन। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों कैसे थे, नॉट डिफाइनिंग फीचर्स थे, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि ये ऐसा है क्यों एक्चुअली। और उसके बाद हमने देखा था मेटाबॉलिज्म था एक बेटा, इसके बाद एक था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में एक चीज और भी थी, बिजनेस। ओके, और ये तीनों जो थे ये कैसे थे, डिफाइनिंग फीचर्स थे। ओके, क्योंकि ये डिफाइन कर रहे थे एक्चुअली लाइफ को। तो हमारा पहला टॉपिक हो रहा है ग्रोथ। ध्यान से समझना बेटा कि ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ग्रोथ एक ऐसा फीचर है, ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही है देन हम कह सकते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलिए मैं एक एक करके इसको लिखता भी जाता हूं कि इंक्रीमेंट इन मास और इन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल तो इसमें बेटा क्या लिखा कि इंक्रीमेंट इन मास एंड नंबर, कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई इंडिविजुअल है उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि उसमें मास में इंक्रीमेंट हो रहा है, नंबर में इंक्रीज हो रहा है, या फिर दोनों में ही बढ़ना इंडिविजुअल्स का, तो ये एक पहला पॉइंट हुआ। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इन नेचर, कि ग्रोथ बेटा जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब जो चेंज ना हो सके, कि भाई ये परमानेंट होता है एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इन नेचर, हेंस इट इज परमानेंट। ओके, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ सकता। एक बार अगर ग्रोथ बढ़ गई तो फिर वापस से वैसा नहीं हो सकता। ओके, एक ये पॉइंट हुआ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक चीज़ और भी देखी थी बेटा, मेटाबॉलिज्म हमारा एक पॉइंट आने वाला है, रिप्रोडक्शन के बाद आएगा। तो मेटाबॉलिज्म मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मेटाबॉलिज्म एक फिनोमिना है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने का जो फिनोमिना है वो है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन सी, जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती रहते हैं उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। फिर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, दे आर नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जब तक कोई मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी तब तक ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ is a part of metabolic reactions और मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म का ही एक हिस्सा है, जिसका पूरा का पूरा एक रिजल्ट जो निकल कर आता है वो होता है पूरा का पूरा ग्रोथ। कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कि मेटाबॉलिज्म अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसकी अगर रिएक्शंस की बात करें तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो पार्ट हो जाएंगे इसके, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस। चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बेटा जो मैंने आपको जस्ट अभी बताई, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। अब इसके दो पार्ट जो बताए हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये थोड़ा समझिए बेटा कि कैटाबॉलिज्म होता है टूटना यानी कि ब्रेक होना, और एनाबॉलिज्म होता है पैच होना यानी मिल जाना। ओके, तो कोई जब छोटी छोटी चीज़ों से जब एक बड़ा चीज़ बनती है, यानी कि सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब बनकर तैयार होता है, उस जगह पर हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन होती है उस जगह पर। जिसका एक सटीक एग्जाम्पल है बेटा, इसका एग्जाम्पल हो सकता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्या क्या होता है, CO2 लिया जाता है, H2O लिया जाता है, तो क्लोरोफिल जो है बेटा वो सनलाइट को ट्रैप करता है और बनाकर तैयार क्या करता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। साथ में क्या करता है, H2O रिलीज करता है एंड O2 इवोल्व करता है। ये हुआ, तो हुआ क्या बेटा, ये छोटी छोटी प्रोसेस, मतलब ये टुकड़ों में उसने लिया सिंपलर मॉलिक्यूल्स को और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाकर तैयार कर दिया, यही हुआ। इसका मतलब ये एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल हो सकता है। कैटाबॉलिज्म की बेटा अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल हो सकता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको पता है कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें खाने का यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ा जाता है, देन आफ्टर एनर्जी रिलीज हो जाती है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ब्रेकिंग होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे पार्ट्स में यानी टूटना, और एनाबॉलिज्म क्या होता है, बनना। अगर इसका हम दूसरा नाम बोलें तो एनाबॉलिज्म का बेटा दूसरा नाम हो सकता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। ओके, और यहां पर जो कैटाबॉलिज्म यानी टूट रहा है तो हम इसको एक और भी कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने दोनों चीजें देख ली भाई, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इन दोनों में ग्रोथ होती है, ठीक है, क्योंकि एनाबॉलिज्म भी ग्रोथ करता है और कैटाबॉलिज्म भी ग्रोथ। तो दोनों की दोनों जब चीजें होती हैं तो इन दोनों से क्या बनता है, अल्टीमेटली ग्रोथ होती है। तो तात्पर्य हमारा यहां पर यह निकला कि मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों की दोनों सपोर्ट किसको करते हैं, फिर अल्टीमेटली कराते क्या है, ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। जब कभी भी एक छोटा सा कोई बेबी है और जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, एडल्ट की तरफ बढ़ रहा है, एडल्ट बन रहा है वो, तो 18-19 ईयर्स का जब वो हो जाता है तो फिर हम लोगों को पता है यार उसके अंदर जो भी ग्रोथ होनी होती है उसकी बॉडी की वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहेंगे भाई, एक सर्टेन एज तक बढ़ना यानी कि लिमिटेड ग्रोथ होना। और लिमिटेड ग्रोथ को हम दूसरे अगर शब्द में बोले तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ग्रोथ। ओके, अच्छा, कुछ चीज़ें हम लोगों में परमानेंट बढ़ती रहती हैं, जैसे कि हमारे हेयर, ओके, हमारे नेल्स, ये कभी रुकते नहीं हैं। कुछ और सेल्स भी होते हैं स्पेशल, वो कभी बनना बंद नहीं होते, यानी कि रिपेयरिंग होना सेल्स की, पुराने मर जाना, नए आते रहना। तो इस टाइप की जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। व्हाट, इनडिटर्मिनेंट बोले तो अनलिमिटेड। तो ग्रोथ के हम लोगों ने दो टाइप देख लिए, एक था तो डिटर्मिनेंट ग्रोथ में मैंने बेटा अभी ये बताया आपको कि डिटर्मिनेंट क्या है, एक लिमिटेड ग्रोथ। ओके, और एक और भी होती है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड। अच्छा, मैंने ह्यूमन का तो आपको एग्जांपल दे दिया कि भाई एक सर्टेन एज तक बढ़ेगा यानी ग्रोथ उसमें होगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की या फिर ट्रीज की तो इसमें ग्रोथ होती ही रहती है, यानी कि वो कैसी आती है बेटा, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। तो दो टाइप की ग्रोथ भी हो गई, एक डिटर्मिनेंट एक
इनडिटर्मिनेंट। अच्छा, एक फीचर और भी देखते हैं, तो ग्रोथ और भी अगर हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ें तो और भी टूट सकती है। इसमें अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। अभी इसमें से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है बेटा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बेसिस पर, वो मैं बताता हूं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ भी होती है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी होती है। अब इन दोनों में अंतर क्या बेटा? इंट्रिंसिक आपको नाम से क्लियर होगा, इंटरनल ग्रोथ यानी कि बॉडी के अंदर जब ग्रोथ हो रही है, और एक्सटर्नल ग्रोथ तो कहीं भी हो सकती है कि एक्यूमुलेशन, किसी भी सरफेस पर जब कोई चीज़ इकट्ठी होती रहती है, जैसे मैंने आपको बुक्स का एग्जांपल दिया था, उस पर अगर वो इकट्ठा होता रह रहा है, ढेर लगता जा रहा है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर ग्रोथ हो सकती है। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि ये नॉन लिविंग में अक्सर देखी जाती है। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है बेटा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ये क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, के सरफेस पर जब एक्यूमुलेशन किसी भी चीज़ का हो जाता है, इकट्ठा होना, कोई चीज़ इकट्ठी होती रहती है, तो एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। जनरली किस में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है? किस में? नॉन लिविंग में। ओके, तो नॉन लिविंग जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरली जितने भी नॉन लिविंग होते हैं, उन सब में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जनरली देखी जाती है। इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये एक नॉट डिफाइनिंग फीचर। लेकिन अगर कहा जाए आपसे इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में, तो इंट्रिंसिक बॉडी के अंदर ग्रोथ तभी होगी जब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मेटाबॉलिज्म। जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तब तक इंटरनल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। और अगर इंटरनल ग्रोथ नहीं हो रही, यानी कि मेटाबॉलिज्म अगर नहीं हो रही है, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में जो बात कही गई है, यानी कि इंटरनल ग्रोथ, तो वो तभी होगी जब मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म तभी होगा जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। इसका मतलब जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इज ग्रोथ डिफाइनिंग और नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, तो आप कहेंगे ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगी, ये नॉन लिविंग में भी होती है। इसलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फिर डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते लिविंग का। तो आई होप आप लोगों की चीज़ क्लियर हुई होगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं ग्रोथ के बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या फिर नॉट डिफाइनिंग फीचर? इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये एक नॉट डिफाइनिंग फीचर है। अब ऐसा क्यों है वो जान लीजिए। हम लोग यहां पर अब डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं फटाफट रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली ये अपने आप में दो टाइप का होता है, हम लोगों को पता है। एक होता है एसेक्सुअल और होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है। सिंगल पेरेंट यानी कि सिंगल पेरेंटल सिस्टम होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप। और सेक्सुअल जो होता है इसमें टू पार्टनर्स होते हैं या फिर दो पेरेंट होते हैं। एक होता है मेल और एक पार्टनर होता है फीमेल। ओके, तो यहां पर क्या है कि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, तो यहां पर क्या वेरिएशन हमेशा आता है, यानी कि चेंजमेंट आएगा, डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। कि हमें ऑब्वियसली पता है कि यार हम लोग अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं और हम लोग एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं। ना तो हम बिल्कुल मम्मी की तरह दिखाई पड़ते हैं, ना तो बिल्कुल पापा की तरह दिखाई पड़ते हैं। ओके, क्यों? हमारे अंदर उनके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जैक्टली हम उनके जैसे नहीं, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। इसलिए हमारे अंदर कुछ वेरिएशन है, हमारे अंदर चेंजेस हैं। और यहाँ पर सिंगल पेरेंट होता है, यानी कि अगर मान लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी के अंदर कोई भी चेंजमेंट बहुत ही कम का मतलब ना के बराबर, यानी कि 99.99% इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा का जो अगली जनरेशन आएगी वो बिल्कुल
पुरानी जनरेशन की तरह ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई चेंजमेंट नहीं आता, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। ओके, और यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं, इसलिए हम कहते हैं, किस नाम से बोलते हैं बेटा, क्लोन्स के नाम से जानते हैं। ओके, अच्छा एसेक्सुअल की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो एसेक्सुअल जो है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ओके, बडिंग होता है, रीजनरेशन होता है, ठीक है, एक और होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है, और एक और भी होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, अब ये सब जो होते हैं ये एसेक्सुअल के टाइप होते हैं, और मैंने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक आप लोगों के लिए निकाली है इन सबको एक बार में याद करने के लिए, और ये वाली ट्रिक मैंने क्लास 12 में बताई थी, आप लोगों को भी बता देता हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग याद कर पाएंगे। F फॉर फ्रॉग, F फॉर फ्रॉक, B फॉर बस, R फॉर ऋषिकेश, S फॉर से एंड V फॉर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसको बोले कैसे, फ्रॉग, फ्रॉक पहनकर, बस में बैठकर, ऋषिकेश से, यानी ऋषिकेश से विशाखापट्टनम चला गया। फ्रॉग, फ्रॉक पहनकर, बस में बैठकर, ऋषिकेश से विशाखापट्टनम चला गया। इसको आप, बहुत छोटी सी एक ट्रिक है, बहुत अच्छी सी है, जिसको आप एक बार में याद कर सकते हैं। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ किसका, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का। ओके, फिजन हम लोगों को पता है यार अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। फ्रेगमेंटेशन अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल एक है स्पायरोगायरा, उसमें होता है। बडिंग की बात करें ईस्ट में देखने को मिल जाता है, मोस्ट कॉमन। रीजनरेशन की बात करें प्लेनेरिया में दिख जाता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की, हमें पता है यार फंजाई में देखने को मिल जाता है अब आराम से, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, जब कभी भी प्लांट के किसी पार्ट से एक पूरा का पूरा एक जब ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाए, पूरा का पूरा एक नया प्लांट बनकर तैयार हो जाए, चाहे वो लीफ से हो, चाहे वो स्टेम से हो, चाहे वो रूट से हो, व्हाटएवर, उससे पूरा का पूरा एक प्लांट बनकर तैयार हो जाए, इसी चीज़ को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हालांकि ये जब चैप्टर आएगा तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ हम लोगों को जानना किसके बारे में है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन हम लोगों को पता चल गया कि यार एसेक्सुअल टाइप होता है, सेक्सुअल टाइप होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्लोन फॉर्मेशन होता है किसमें, एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, वेरिएशन आता है। और हम लोगों ने बात करी है कि रिप्रोडक्शन जो है क्या वो एक डिफाइनिंग फीचर है या फिर नॉट डिफाइनिंग फीचर है, और हम लोगों को ऑब्वियसली पता है कि नॉट डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये पता चलता है भाई कि हाँ नई जनरेशन बनकर तैयार हो रही है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बना ही नहीं पा रहे हैं, और जब बना ही नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या वो जिंदा नहीं है, वो भी तो लिविंग है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की, जैसे कि स्टेराइल ह्यूमन कपल, म्यूल्स, वर्कर बीज, इनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती कि ये अपने जैसा और ऑर्गेनिज्म बनाकर तैयार कर सकें। हम लोगों को पता है कि बहुत से लोग हमने ऐसे ह्यूमन देखे हैं जिनके बच्चे नहीं होते। म्यूल्स, म्यूल्स का मतलब आप लोग जानते होंगे खच्चर, जिसको हिंदी में सुनते हैं, ठीक है, जो एक डंकी और हॉर्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो अपने जैसा और नहीं बना सकता। वर्कर बीज होती है, दे डोंट हैव टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस। ओके, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि कुछ लिविंग ऐसे हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, कुछ लिविंग ऐसे हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, जिनका एग्जांपल मैंने दे दिया है। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ नॉट डिफाइनिंग फीचर, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज अ नेसेसरी फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ, नॉट ओनली फॉर लाइफ। तो आई होप आप लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए, तो रिप्रोडक्शन को भी इसलिए हम क्या कहते हैं बेटा, एक नॉट डिफाइनिंग फीचर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और रिप्रोडक्शन के बाद हमारा आता है पहला डिफाइनिंग फीचर, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ओके, तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं।
मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम लोगों को पता है तो पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो लिविंग जो थिंग्स हैं उनके लिए एक डिफाइनिंग फीचर है। ओके, ऑलरेडी पता है इसके बारे में। चलिए थोड़ा और हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा ग्रोथ के अंदर थोड़ा सा मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म के बारे में, वही चीज़ मैं थोड़ा सा फटाफट जल्दी से बता देता हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या है। कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी एक्टिविटी जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, ओके, और वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होगी। ये प्रोसेस किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो सकती जो नॉन लिविंग है। ओके, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म अपने आप में दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम कह सकते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वो टू पार्ट्स कौन कौन से? एक हो जाएगा एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। ओके, एनाबॉलिज्म के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता दिया था कि एनाबॉलिज्म जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कोई मॉलिक्यूल बनकर तैयार होता है, देन एनाबॉलिज्म अकर। कैटाबॉलिज्म आपको पता है कि जब अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, देन कैटाबॉलिज्म अकर। ओके, इसको हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन या फिर डिस्ट्रक्टिव, इसको कह सकते हैं। ओके, अच्छा, इसी टॉपिक पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अगर देखते हैं कि ये जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी के अंदर होती है, हम लोगों को पता है। ओके, और बॉडी के अंदर अगर ये हो रही है, इसको अगर हम बाहर करवाते हैं, मान लीजिए इसको अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाया, इन विट्रो यानी कि विट्रो के अंदर करवाया, तो इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? वो लिविंग रिएक्शन कहलाएगी। ओके, लेकिन पूरी की पूरी जो प्रोसेस हुई है या फिर इसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट है उसको हम लिविंग थिंग नहीं कह सकते। तो इट इज लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग थिंग, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसको मैं फटाफट लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे इसको? हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इन विट्रो इज अ लिविंग reaction but not living thing। ओके, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंसेस बेटा, डिफरेंसेस किसमें? एक कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है। ओके, चलिए अगर हम कैटाबॉलिज्म लिखते हैं और एनाबॉलिज्म, it is sum total of, सॉरी बाई मिस्टेक यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हो गया है, इस जगह पर डिस्ट्रक्टिव होना है। अब सेकंड पॉइंट में देखते हैं कैटाबॉलिज्म के अंदर कि कैटाबॉलिज्म बेटा क्या होता है। इसके अंदर हमेशा जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है कि ताकि एक्टिविटीज परफॉर्म हो सके। तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी रिलीजेस, आपको जैसे पता है कि कैटाबॉलिज्म का एक एग्जांपल होता है रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी बेटा रिलीज होती है ताकि एक्टिविटीज परफॉर्म हो सके, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी releases to perform activities। इसमें हम कह सकते हैं here एनर्जी स्टोर, यहां पर क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। ओके भाई, कैटाबॉलिक है यानी टूटेगा। आप देख पा रहे हैं कि कैटाबॉलिक अगर रिएक्शन यहां पर हो रही है तो क्या होगा, ब्रेक होना है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सिंपलर में। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस
कन्वर्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, अगर यहां पर देखते हैं तो वही चीज हो जाएगी कि सिंपल जो सब्सटेंस होते हैं उनसे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनकर तैयार होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इसको यहीं पर रोकता हूँ। और अभी आगे का हमारा क्या बचा हुआ है, सिर्फ हमारी दो चीज़ें बची हुई हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक बचा हुआ है लास्ट में कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अपने आप में बहुत अच्छे टॉपिक हैं ये, और ये दोनों चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यार अच्छे से इसका रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो फटाफट हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।